व्हाट्स अप बच्चा पार्टी, दिस इज अंकित फ्रॉम इको सीखो। एंड हम आ चुके हैं प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर वीडियो नंबर 2 के साथ। ठीक है। सो जस्ट फॉर योर रिकैप, प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर 5 आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th के सीबीएसई बुक से ये वीडियो पे रिकॉर्ड किया जा रहा है। एंड अगर आपने अभी तक पहला वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने से पहले पहले वाले वीडियो को देखिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो व्हाट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है, फिक्स्ड फैक्टर्स क्या होते हैं एंड वेरिएबल फैक्टर्स क्या होता है। एंड फाइनली हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 2, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज आप लोग को पता होना चाहिए प्रोडक्ट के कुछ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस अबाउट कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्ट में हम लोग तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को देखने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं समथिंग नोन एज टोटल प्रोडक्ट, समथिंग नोन एज मार्जिनल प्रोडक्ट एंड समथिंग नोन एज एवरेज प्रोडक्ट। सर टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट से अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट से अगर आप लोग कंफ्यूजन हो रहा है, सो आप लोग इसको टोटल प्रोडक्शन करके समझिए। सो टोटल प्रोडक्शन क्या है? ये टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स है जो कि एक फर्म बना रहा है विथ अ गिवन नंबर ऑफ इनपुट्स। सो व्हाट इज टोटल प्रोडक्शन? टोटल प्रोडक्शन, इट इज द टोटल quantity of goods and services that a firm produces with given inputs. Inputs are fixed with given inputs during a given period of time. During a given period of time. यही आपका टोटल प्रोडक्ट या फिर टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग मार्जिनल प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, सो हमेशा बच्चा बाटी एक चीज याद रखिएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट में ये जो वर्ड है मार्जिनल, इसका मतलब होता है एन एडिशनल। इकोनॉमिक्स में जब कभी भी आपको मार्जिनल प्रोडक्ट बताया जाता है या जब कभी भी ये टर्म आप मार्जिनल सुनते हो, इसका मतलब हमेशा होता है एन एडिशनल। तो मार्जिनल प्रोडक्ट, जिसको हम लोग समझने के लिए मार्जिनल प्रोडक्शन भी समझ सकते हैं। ठीक है, अगर प्रोडक्ट आपको कंफ्यूज कर रहा है, प्रोडक्शन सोचिए। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? एक एक्स्ट्रा इनपुट को अगर आप अपने फैक्ट्री में रखोगे तो उसके वजह से आप कितना ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, वही है मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, एक एक्स्ट्रा लेबर को अगर आपने अपने फैक्ट्री में एम्प्लॉय किया तो उसके वजह से आपका आउटपुट कुछ बढ़ना चाहिए, तो वो कितना बढ़ रहा है, यही आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इट इज द एडिशन to the total product due to one more variable input। एंड फाइनली हम आ जाते हैं किसके तरफ? एवरेज प्रोडक्ट के तरफ। तो सर एवरेज प्रोडक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? एवरेज प्रोडक्ट का फुल फॉर्म होता है, सॉरी एपी का फुल फॉर्म होता है एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, और एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? एवरेज प्रोडक्ट इज द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। सो एवरेज प्रोडक्ट, इट इज द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट और वेरिएबल फैक्टर। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके फैक्ट्री में 10 लेबर मिलकर 1000 यूनिट्स बना रहे हैं, ठीक है, ये जो पेन मेरे हाथ में है, 10 लेबर मिलकर 1000 पेन बना रहे हैं, तो एवरेज में एक लेबर कितना पेन बना रहा है? एक लेबर आप बोलोगे सर 100 पेन बना रहा है, तो यही तो हम लोग का एवरेज प्रोडक्ट है, यही हमारा एपी है। ठीक है, सो प्रोडक्ट से रिलेटेड तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट्स इसके बारे में हमने देख लिया। अब चलिए इसके फॉर्मूलाज की तरफ आता है। ठीक है, सो व्हाट आर द फॉर्मूलाज दैट वी यूज? तो सबसे पहला टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं इट इज नथिंग बट समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हम लोग मार्जिनल प्रोडक्ट के लिए बोल सकते हैं एमपीएन इज इक्वल्स टू टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस वन। एंड तीसरा फॉर्मूला, अच्छा मार्जिनल प्रोडक्ट के लिए एक और फॉर्मूला भी आप बोल सकते हैं, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट। यहाँ पे क्यू का मतलब इनपुट है। ठीक है, एंड तीसरा प्रोडक्ट आप एवरेज प्रोडक्ट के लिए बोल सकते हो, इट इज टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इनपुट। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज को हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। एग्जाम में आपको भारी भरकम न्यूमेरिकल दे सकता है, टेबल दे सकता है, वहां पे आपको बोला जाएगा टीपी निकालो, एमपी निकालो, एपी निकालो। तो ये आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि ये तीन कॉन्सेप्ट्स होते क्या हैं और ये तीन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड फॉर्मूलाज क्या क्या हैं। आते हैं टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। ठीक है, एलिफेंट इन द रूम का मतलब क्या होता है? ये एक इडियम होता है बच्चा। ठीक है, चलिए सो आते हैं डिस्कस करने के लिए लॉ ऑफ वेरिएबल
प्रपोर्शंस, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में बड़े ही प्यार से एलवीपी बोलने वाले, ठीक है। सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का और भी बहुत सारा नाम है। इसको आप लॉ ऑफ रिटर्न्स भी बोलते हो, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर भी बोलते हो, या फिर रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर भी आप बोलते हो। सो एक आदमी के बहुत सारे नाम, ठीक है। सो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर बोलिए, रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर बोलिए, लॉ ऑफ रिटर्न्स बोलिए, आप इसको कुछ भी बुलाइए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन बुलाइए, कुछ भी बुलाइए, तो ये आपका फंडामेंटल्स को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं, ये है क्या, इसके बारे में कुछ अजम्पशंस पढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ टेबल हम लोग देखते हैं, ग्राफ देखते हैं, एंड यस। सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस हम लोग को बोलता क्या है, कि हम लोग को ये बोलता है कि सर जैसे जैसे आप अपने वन इनपुट के क्वांटिटी को बढ़ाते हो, ठीक है, बाकी इनपुट्स को फिक्स्ड रखकर, बाकी इनपुट्स को फिक्स्ड क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि बच्चा हम लोग ये सारा का सारा चीज शॉर्ट रन में पढ़ रहे हैं, इसको मत भूलिएगा, ठीक है। तो शॉर्ट रन में आपका एक इनपुट होता है वेरिएबल, बाकी सारे इनपुट्स आपके होते हैं फिक्स्ड, ठीक है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मेरे को यही बोलता है कि शॉर्ट रन में, ठीक है, इतना कुछ नहीं लिख के मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मेरे को ये बोलता है कि शॉर्ट रन में टोटल प्रोडक्ट जो है मेरा, ये पहले इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट में, फिर ये इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट में, एंड फाइनली ये नेगेटिव रेट में चला जाता है। यही है इस लॉ का डेफिनेशन, कि शॉर्ट रन में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट में, फिर इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट में, एंड फाइनली ये नेगेटिव रेट में चला जाता है, ठीक है। तो ये लॉ के कुछ अजम्पशंस हैं, तो इस अजम्पशंस को भी डिस्कस करता है, ठीक है। जब कभी भी इकोनॉमिक्स में आपको कुछ भी लॉ पढ़ाया जाता है, कुछ भी थ्योरी पढ़ाया जाता है, उसमें बहुत सारे अजम्पशंस होता है। तो इस लॉ को लेकर हमारे क्या क्या अजम्पशंस है। सबसे पहला अजम्पशन तो यही है कि ये सारा का सारा चीज शॉर्ट रन में पढ़ा जा रहा है, ठीक है। शॉर्ट रन में आपके कुछ फैक्टर्स होते हैं फिक्स्ड, कुछ फैक्टर्स होते हैं वेरिएबल, ठीक है। दूसरा अजम्पशन आप ये बोल सकते हो कि आप ये लॉ को सारे के सारे फिक्स्ड फैक्टर्स में अप्लाई कर सकते हो, इसको टेस्ट कर सकते हो इंक्लूडिंग लैंड, ठीक है। सो दिस लॉ कैन बी यूज्ड इन ऑल फिक्स्ड फैक्टर्स इंक्लूडिंग लैंड, ठीक है। फिर तीसरा अजम्पशन हम लोग ये लॉ के बारे में ये बोल सकते हैं कि सर ये लॉ में आप अलग अलग यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन कर सकते हो फिक्स्ड फैक्टर के तरफ। सो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जिसको शॉर्ट में वीएफ लिख देते हैं, ठीक है, कैन बी कंबाइंड विथ फिक्स्ड फैक्टर, जिसको शॉर्ट में एफ एफ लिख देता है, ठीक है। चलिए जहां कहीं भी फिक्स्ड फैक्टर होगा उसकी जगह एफ एफ हम लिखने वाले हैं, जहां कहीं भी वेरिएबल फैक्टर होगा उसकी जगह हम वी एफ लिखने वाले हैं, ठीक है। सो सर पॉइंट नंबर 3 समझ में नहीं आया, ठीक है बच्चा, इसमें आएंगे हम लोग बाद में, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, ये लॉ को आप सिर्फ प्रोडक्शन में यूज कर सकते हो। दिस लॉ कैन बी यूज्ड ओनली इन प्रोडक्शन, ठीक है। इसको आप ट्रेड में यूज नहीं कर सकते। तो आपके घर के पास में जो किराने की शॉप है, ठीक है, वो बंदा ट्रेड करता है, वो बंदा कहीं और से सामान खरीद के लेके आता है फिर जाके आपको बेचता है, वो बंदा प्रोड्यूस नहीं करता है। तो ये लॉ को अगर आप टेस्ट करना चाहते हो, ये लॉ खाली प्रोडक्शन के एरिया में आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर अजम्पशन नंबर 5, सिंस ऑल अदर फैक्टर्स आर assumed to be constant, hence the change in output can be attributed only to the variable factor, ठीक है। तो अजम्पशन नंबर 5 मेरे को यही बोलता है, क्योंकि मैंने ये अज्यूम करके चला कि मैं शॉर्ट रन में हूं, इसका मतलब मेरा सारा का सारा फैक्टर्स फिक्स्ड है, सिर्फ एक ही फैक्टर वेरिएबल। तो अगर मेरे आउटपुट में कुछ भी चेंज हो रहा है, मेरे फैक्ट्री में अगर मैं ज्यादा बना रहा हूँ कम बना रहा हूँ, तो वो उसी वेरिएबल फैक्टर की वजह से होगा, ठीक है। फिर अजम्पशन नंबर 6, ठीक है। अजम्पशन नंबर 6 हमको ये बोलता है कि बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट the factors become imperfect substitutes,
ठीक है सर, ये वाला भी समझ में नहीं आया, इसको भी बाद में देखेंगे, ठीक है। देन अजम्पशन नंबर 7। अजम्पशन नंबर 7 आपको ये बोलता है कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी को आप कांस्टेंट अज्यूम करके चलोगे, इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। एंड फाइनली पॉइंट नंबर 8 आपको ये बोलता है, assumption नंबर 8, कि यू विल अज्यूम दैट ऑल वेरिएबल फैक्टर्स आर इक्वली एफिशिएंट, कि आपके लिए सारे के सारे वेरिएबल फैक्टर्स इक्वली एफिशिएंट है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी लेबर आपके लिए ऐसा नहीं कि बहुत मेहनती है, कोई लेबर आपके लिए कामचोर है, हर कोई एक बराबर है। ठीक है, तो ये कुछ अजम्पशंस के साथ हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, टेबल को आप लोग इकोनॉमिक्स में शेड्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर बनाते हैं एक शेड्यूल और देखते हैं ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो लेट मी अज्यूम मेरे पास कुछ मशीन्स है, मेरे पास कुछ कैपिटल है जो कि फिक्स्ड है। याद रखिएगा, ये मेरा फिक्स्ड है। क्यों फिक्स्ड है सर? बिकॉज हम चीजों को शॉर्ट रन में पढ़ेंगे, कुछ चीजें आपकी फिक्स्ड होती हैं, कुछ चीजें आपके लिए वेरिएबल होती है। मेरे पास कुछ लेबर है। लेबर क्या है मेरे लिए? लेबर मेरे लिए वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ टोटल प्रोडक्शन में क्या इंपैक्ट आ रहा है, मैं देखना चाहता हूँ मार्जिनल प्रोडक्शन में क्या इंपैक्ट आ रहा है। ठीक है, सो जब मैं स्टार्ट करता हूँ एक कैपिटल के साथ, और एक कैपिटल के साथ मैं लगाता हूँ एक लेबर को, तो मेरे को ये देखने को मिलता है कि मेरा टोटल प्रोडक्शन हो गया 10, और मार्जिनल प्रोडक्शन मेरा कितना है, ये भी 10। ठीक है, फिर मैं क्या किया, क्योंकि मैं ये लॉ को स्टडी कर रहा हूं, तो मैं अपने वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते चलूंगा। ठीक है, सो एक लेबर की जगह ये हो गया 2 लेबर, लेकिन कैपिटल तो आपका फिक्स्ड ही है, मशीन आपका फिक्स्ड ही है। ठीक है, तो मेरे को ये देखने को मिला कि मेरा टोटल प्रोडक्शन बढ़ के हो गया 30। नाउ व्हाट इज माय मार्जिनल प्रोडक्शन? मार्जिनल प्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या था, याद करिए, इट इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। सो टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज हुआ? 30 - 10, दैट इज योर 20। ठीक है, फिर मैं क्या किया, एक और लेबर बढ़ाया, 3 हो गया। कैपिटल फिक्स्ड। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट मेरे को देखने को मिला ये फिर से बढ़ के 45 हो गया। जब मैं मार्जिनल प्रोडक्ट को देख रहा हूँ, मार्जिनल प्रोडक्ट मेरा कितना हो जाएगा, 45 - 30, दैट इज योर 15। फिर मैं एक और लेबर को बढ़ाया, मेरा कैपिटल अभी भी फिक्स्ड है, सो टोटल प्रोडक्ट मेरे को देखने को मिला ये फिर से बढ़ के 52 हो गया। मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में क्या बोल सकते हैं हम लोग, सर मार्जिनल प्रोडक्ट इज 7। फिर एक और लेबर को बढ़ाया गया, कैपिटल मेरा अब भी फिक्स्ड है, लेकिन टोटल प्रोडक्शन में इस बार कुछ भी इंक्रीज नहीं है, 52 का 52 है। मार्जिनल प्रोडक्ट आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। एंड फाइनली जब मैं एक और लेबर बढ़ा रहा हूं, तो मेरा टोटल प्रोडक्ट बन गया 48, और मार्जिनल प्रोडक्ट मेरे को क्या दिख रहा है, ये हो जाएगा आप लोग का -4। ठीक है, तो ये है आपका एलवीपी का शेड्यूल। शेड्यूल मतलब टेबल, जिसमें मेरे को दिख रहा है कि सर आप एक एक करके लेबर को बढ़ा रहे हो। क्यों? क्योंकि लेबर आपके लिए वेरिएबल फैक्टर, और आप कैपिटल जो कि आपके लिए फिक्स्ड फैक्टर है, आपने उसको कांस्टेंट ही रखा। और आप देख रहे हो कि कैसे टोटल प्रोडक्ट बिहेव कर रहा है, कैसे मार्जिनल प्रोडक्ट बिहेव कर रहा है, यही चीज को हम देखने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक और चीज, आप लोग का जो अजम्पशंस में हमने पॉइंट नंबर 3 को डाउट में रखा था, अब उसको देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 मेरे को क्या बोलता है, डिफरेंट यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स कैन बी कंबाइंड विद द फिक्स्ड फैक्टर। ठीक है, इसका मतलब यही है कि मेरे पास 1,1 का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, मेरे पास 1,2 का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, मेरे पास 1,4 का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, 1,6 का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। मतलब अलग अलग यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर को मैं फिक्स्ड फैक्टर के साथ कंबाइन कर सकता हूं। यही आपका अजम्पशन नंबर 3 था। सो अजम्पशन नंबर 3 हम लोग का डाउट क्लियर हो गया। चलिए इसको हटा देते हैं फिर। ओके, चलो। तो ये जो मैंने शेड्यूल बनाया, अब इस शेड्यूल के बेसिस में मैं ग्राफ बनाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ग्राफ को बनाते हैं, चलिए। सो यही इंफॉर्मेशन के बेसिस में, चलिए अब आपके सामने ग्राफ है। ठीक है, सो ग्राफ में मेरे को क्या देखने को मिल रहा है कि सर ये जो टोटल प्रोडक्शन का कर्व है, ये कुछ ऐसे हो रहा है कि सर ये पहले इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट में। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाले पार्ट में वो इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट में। फिर सर ये जाके इंक्रीज कर रहा है डिमिनिशिंग रेट में। ये वाला पार्ट आप लोग का डिमिनिशिंग रेट है। एंड फिर फाइनली टोटल प्रोडक्ट आपका कर रहा है फॉल। ठीक है, और मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में मेरे को क्या दिख रहा है, सर मार्जिनल प्रोडक्ट पहले आपका इंक्रीज करता है, मैक्सिमम पॉइंट पहुंचता है, फिर ये डिक्रीज करता है, 0 पहुंचता है, फिर ये नेगेटिव हो जाता है। इकोनॉमिक्स में ये जो 3 अलग अलग मेरे को पार्ट्स दिख रहे हैं ना ग्राफ में, इसको हम लोग नाम देते हैं। ठीक है, इसको चलिए नाम देते हैं फेज 1, इसको नाम देते हैं फेज 2,
एंड इसको नाम देते हैं चलिए फेज 3। ये तीन अलग अलग फेजेस के नाम भी है। सो फेज 1 को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, ठीक है, वो फैक्टर। फेज 2 को नाम दिया जाता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स या फिर डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर। एंड फेज 3 को नाम दिया जाता है नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। सर ये नाम कैसे याद रखें? तो बच्चा एनपी को देखिए, मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट जब बढ़ रहा है तब आप उसको नाम दिए इंक्रीजिंग रिटर्न्स, मार्जिनल प्रोडक्ट जब गिर रहा है तब आप उसको नाम दिए डिक्रीजिंग रिटर्न्स, एंड मार्जिनल प्रोडक्ट जब नेगेटिव हो गया तब आप उसको नाम दे रहे हो नेगेटिव रिटर्न्स, ठीक है। ओके, और थोड़ा डिटेल में बात करते हैं फेज 1 में हो क्या रहा है। सो फेज 1 में सर हमको दिख रहा है कि टोटल प्रोडक्ट जो है ना मेरा, ये इंक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है। फेज 1 में मार्जिनल प्रोडक्ट जो है ना सर अपना, वो भी बढ़ रहा है। एंड सर जब फेज 1 खत्म होता है, सो मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाता है मैक्सिमम एंड टोटल प्रोडक्ट पहुंच जाता है यहाँ पे। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में हो क्या रहा है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में आप दो चीजें बोलेंगे। सबसे पहला चीज, मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में और एक चीज क्या हो रहा है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में टोटल प्रोडक्ट के कर्व का कर्वेचर चेंज हो रहा है, इसका चाल ढाल बदल रहा है, ठीक है। इसके पहले देखिए कैसे बढ़ रहा था, अब इसके बाद देखिए कैसे बढ़ रहा है। इसके पहले ये कुछ ऐसा बढ़ रहा था, अब इसके बाद ये कुछ ऐसा बढ़ रहा है। तो टोटल प्रोडक्ट के कर्व का जो चाल ढाल है वो बदल रहा है, ठीक है। सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फेज 1 के एंड में आता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में हो क्या रहा है? मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एंड द टोटल प्रोडक्ट कर्व्स रिच एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फेज 1 में और क्या हो रहा है? फेज 1 में मार्जिनल प्रोडक्ट आपका राइज करता है, फेज 1 में टोटल प्रोडक्ट आपका इंक्रीजिंग रेट में रहता है, ठीक है। चलिए आते हैं फेज 2 के तरफ। फेज 2 में क्या हो रहा है? फेज 2 में मेरे को दिख रहा है कि मार्जिनल प्रोडक्ट ये फॉल करने लगा, ये फॉल करने लगा और फेज 2 के एंड होते होते मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाता है जीरो। फेज 2 में मेरे को और क्या दिख रहा है? फेज 2 में टोटल प्रोडक्ट अब राइज कर रहा है, लेकिन कौन से रेट में? डिमिनिशिंग रेट में। फेज 2 के खत्म होने तक टोटल प्रोडक्ट आप लोग का हो जाता है मैक्सिमम। सो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, जो कि आप लोग का फेज 2 है। यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं कि सर मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल करने लगता है लेकिन ये पॉजिटिव होता है, एंड फेज 2 के एंड में मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाता है जीरो। एंड फेज 2 में और क्या हो रहा है सर? फेज 2 में आपका टोटल प्रोडक्ट अब राइज कर रहा है डिमिनिशिंग रेट में, एंड बाय द एंड ऑफ फेज 2 आपका टोटल प्रोडक्ट हो जाता है मैक्सिमम। एंड फाइनली फेज 3 में क्या हो रहा है? फेज 3 में आपका टोटल प्रोडक्ट भी फॉल करने लगता है, ठीक है। तो ये है आप लोग का लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में तीन अलग अलग फेजेस, ठीक है। वापस से एक बार डेफिनेशन में आता है, अगर आपको डेफिनेशन डिफिकल्ट लगा था तो वापस से डेफिनेशन में आता है। एंड पॉइंट नंबर 6 अजम्पशन का, इसको तो कुछ देर बाद ही हम लोग देखने वाले हैं। सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मेरे को यही बोलता है कि शॉर्ट रन में टोटल प्रोडक्ट जो है ना मेरा, ये पहले इंक्रीजिंग रेट में बढ़ता है, यस सर, फेज 1 में तो यही हुआ था। फिर टोटल प्रोडक्ट मेरा डिक्रीजिंग रेट में बढ़ता है, यस सर, सेकंड फेज में भी यही हुआ था। एंड फिर फाइनली टोटल प्रोडक्ट मेरा नेगेटिव रेट में बढ़ता है, यस सर, फेज 3 में यही हुआ था। तो बेसिकली ये जो डेफिनेशन है ये आपके ग्राफ को ही एक्सप्लेन कर, कि जैसे जैसे आप अपना इनपुट को बढ़ा रहे हो, सर किस चीज का इनपुट? इनपुट क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जैसे जैसे आप अपने इनपुट को बढ़ा रहे हो, टोटल प्रोडक्शन पहले आपका बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट में, फिर ये बढ़ता है डिक्रीजिंग रेट में, एंड फाइनली ये हो जाता है फॉल। ये सेम चीज पूरे कॉन्सेप्ट का आप एक अलग डेफिनेशन से भी दे सकते हो, और इस बार मार्जिनल प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप क्या बोल सकते हो? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मेरे को यही बोलता है कि शॉर्ट रन में मार्जिनल प्रोडक्ट राइज करता है, फॉल करता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। सो बच्चा बाटी, आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया हो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक रैशनल प्रोड्यूसर कौन से फेज में रहना चाहता है, ठीक है। और ये जो तीन अलग अलग फेजेस हैं इनके बीच में क्या, मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्यों ये ऐसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। फिर हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के बारे में, एंड फाइनली हम बात करने वाले हैं कुछ रिलेशनशिप्स के बारे में, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को समझ में आया हो एंड काफी इंफॉर्मेटिव लगा हो, आप लोग एंजॉय करे हो, ये चीज मैं ना बोलूं, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ने के लिए आए, ठीक है।
सो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया, हमने जो कुछ भी इसको डिस्कस किया। एंड अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट करिए, कुछ मेरे को बताइए आपको क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा, ठीक है। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक अगर ये वीडियो पहुंचेगा तो ये मेरे को ही मोटिवेट करने वाला है कि मैं ये फ्री रिसोर्सेज को और आपके लिए प्रेजेंट करूँ, ठीक है। तो ये काफी जरूरी है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।